मम्मा मैं तो वही ड्रेस पहनूंगी, बस डन हो गया। अरूज अपने मोबाइल पर लहंगे की तस्वीर देखते हुए बोली। शाम के वक्त वो सभी लाउंज में बैठे कपड़ों पर डिस्कशन कर रहे थे। शादी मिशेल की है ना कि तुम्हारी, जो इतना भारी लहंगा पहनोगी, ऊपर से इतना महंगा। तोबा, कोई फजूल खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आबदा बेगम ने उसे लताड़ा था। क्या मम्मा, लेने देना, आखिर मेरी बहन की शादी है, उसमें भी अरमान पूरे ना करूं तो सही नहीं। क्यों अलीज़े आपी? अरूज ने मुस्कुराकर बातें सुनती आयान को खाना खिलाती अलीज़े को भी दरमियान में घसीटा, कहीं वही सिफारिश कर दे। अब ये तो चची जान पर डिपेंड करता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अलीज़े ने कंधे उचकाते हुए कहा। अलीज़े, तुमने अभी तक एक भी ड्रेस नहीं लिया, कल तुम मेरे साथ जाओगी शॉपिंग पर। आबदा बेगम को एकदम से ख्याल आया, चची खुद ले आइएगा प्लीज़, शॉपिंग पर बहुत टाइम लगता है। शॉपिंग का सुनते ही अलीज़े ने किनारा किया, क्योंकि सभी जानते थे वो शुरू से ही शॉपिंग पर जाने से कितना चिढ़ती थी। मामा मुझे ले जाओ और मेरी पसंद का लहंगा दिला दो प्लीज़, मेरे बहुत अरमान है अपनी प्यारी सी बहन की शादी पर हद से ज़्यादा खूबसूरत लगने के। अरूज ने जब अपने आप को इग्नोर होते देखा तो फ़ौरन दरमियान में टपकी, तुम अपने सारे अरमान ना अपनी शादी पर पूरे करना। शगुफ्ता बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। क्या चची, अपनी शादी पर मैं 1 लाख का लहंगा थोड़ी पहनूंगी, तब तो 10-12 लाख का ड्रेस पहनूंगी। अरूज अपने बाल झटकते हुए बोली। गजब, खुदा का कितनी बेशरम लड़की है ये, कैसे अपनी शादी की बातें कर रही है। आबदा बेगम ने अपना जूता उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। क्या है, एक ड्रेस ही तो मांगा है, उस पर भी इतना सुना रहे हैं। अरूज रो दी। अरूज गुड़िया, मैं ले दूंगा, बताओ कहाँ से ड्रेस लेना है। वकार जो अपने कमरे से निकलकर नीचे आ रहा था, आखिर की कुछ लाइनें उसने भी सुन ली थी और अरूज को रोते देख वो उसके पास फौरन आया और बोला था, ओह, मैं तो अपने भाईजान को भूल ही गई थी, पहले याद होता तो उनसे इतनी मिन्नतें ना करवाती और आपसे आकर फौरन फरमाइश करती। अरूज उसके गले लगते बोली। अलीज़े ने एक नज़र उसे देखा और चेहरा मोड़ा। जब भी कुछ चाहिए हो पूरे हक से मांगना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो सब दे सकूं, अपनी बहनों की खुशी के लिए सब करूंगा मैं। वकार उसके चेहरे पर वकार उसके सर पर वकार उसके सर पर हाथ फेरते बोला तो अरूज मुस्कुरा दी। अगर बहनों की खुशी की परवाह होती ना तो वो सब ना करते, ये सब अपने पैसों का रोब कहीं और जाकर दिखाओ। जो जिद्दें बच्चों की भलाई में ना हो ना, वो हम पूरी नहीं करते। आबदा बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा। माहौल पर खामोशी छा गई। मैंने हमेशा वही किया जो मेरी बहनों के लिए अच्छा हो। वकार ने अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा। अम्मी रहने दें, आप एक ऐसे इंसान के सामने बिला वजह मत बोला करें जिसे हर चीज़ में सिर्फ अपना आप दिखाई देता हो, और आइंदा ये मत बोलना कि मैंने हमेशा वही किया जो मेरी बहनों के लिए अच्छा हो, क्योंकि तुम इस बात के बिल्कुल अपोजिट हो। रामीन एकदम गुस्से से बोलती किचन से निकलती बोली तो वकार ने मुड़कर रामीन को देखा, जो उस दिन से जाकर अब उससे मुखातिब हुई थी। अलीज़े को मामला अब खराब होता महसूस हुआ। क्या मतलब है आपका? वकार ने नासमझी से कहा। ज़ैनब अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। वाह, कितने भोले बन रहे हो, तुम्हें ज़रा भी एहसास है तुम्हारी घटिया हरकत की वजह से पिछले 5 सालों से हम सब क्या फेस कर रहे हैं? तुम इंतहाई दर्जे के सेल्फिश इंसान हो। जब अमेरिका में शादी की तब भी तुम अपने बारे में ही सोच रहे थे, और जब उस रात तुम भागे तब भी अपने बारे में ही सोचा। अपनी बीवी अलीज़े के बारे में सोचा तुमने? नहीं। हम सब के बारे में सोचा? नहीं। सोचा तो सिर्फ अपनी उस अमरीकी बीवी और बेटी के बारे में। पता है पिछले 5 सालों से मैं क्या सुनती आ रही हूँ? अरे तुम्हारा भाई तो धोखेबाज। खुदा के लिए वकार, खुदा के लिए अब भी वापस चले जाओ। हम में से कोई नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना। अपनी बेटी को लो और वहीं चले जाओ। रामीन बोलते बोलते रो दी। उसके लहजे में छुपा दर्द वाजे महसूस हो रहा था। आप ही मेरी बात, वो बोलने ही वाला था जब रामीन बिना उसकी सुने मुड़ गई। हाशिम साहब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। वकार की नज़र ज़ैनब पर और हाशिम साहब पर पड़ी। वो शर्मिंदगी के आलम में लाउंज से बाहर जाने लगा जब दाखिली दरवाजे पर उस्मान और अशरफ साहब खड़े थे। यकीनन वो सब सुन चुके थे। उस्मान ने तंजिया अंदाज में उसे देखा। वकार वापस पलटा और अपने कमरे में चला गया। ज़ैनब चुपके से वापस कमरे में चली गई। क्या हुआ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अलीज़े आयान के जिद करने पर बाहर गार्डन में खेलने आई। जब उसकी नज़र चुप सी कुर्सी पर बैठी ज़ैनब पर पड़ी, मैं कुछ सोच रही थी। वो अलीज़े के पुकारने पर चौंक कर बोली और सीधी हो बैठी। अच्छा जी, क्या सोच रही थी? अलीज़े का दिल चाहा उससे बात करे। वो उसे काफ़ी परेशान सी लगी। शायद इस घर में हुई बातों को लेकर अपसेट थी वो। अमरीका में तो डैड मुझे कहते थे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। दादा, आगा जी, फूफो, चाचू सभी के बारे में बताया था।
पर मुझे लगता है डैड ने झूठ बोला, यहाँ तो सभी गुस्सा करते हैं, मेरे डैड को मारते भी हैं, सभी बहुत गंदे हैं, मुझे वापस जाना है अब। वो काफ़ी परेशान सी लग रही थी। अलीज़े को उस छोटी सी बच्ची पर बहुत प्यार आया जो इतनी छोटी होकर भी काफ़ी कुछ समझती थी। आयान फुटबॉल के साथ खेल रहा था। इधर आओ, अलीज़े ने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने खड़ा किया उसे। बहन भाई जब एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो ऐसे ही अपना गुस्सा दिखाने के लिए झगड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। जब फाइट हो जाती है, दिल में छुपी बातें बोल दी जाती हैं, तब खुद ब खुद गुस्सा खत्म हो जाता है और सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। और तुम बहुत छोटी हो, इन बातों को ज़्यादा मत सोचा करो। पाकिस्तान में आना तुम्हारा ड्रीम था, एंजॉय करो, आयान के साथ खेलो। देखो वो अकेला खेल रहा है, उसको एक पार्टनर की ज़रूरत है। अलीज़े ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसके दिमाग से ये सब निकालना चाहा। अरूज पुप्पो ने बताया, आयान मेरा भाई है और मुझे बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ खेलना भी चाहिए। मैं अब उसके साथ खेला करूँगी, ज़ैनब बोली और भागकर आयान के पास आई और उसके साथ खेलने लगी। भाई वाली बात पर अलीज़े की मुस्कुराहट सिमटी थी। वो अब क्या बताती कि वो सच में उसी की बहन ही थी। शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ज़ैनब से कैसे बात करूं। वो बहुत कम अपने दिल की बातें बताती है मुझे, बहुत हसास है, बहुत हसास बच्ची है, सारी बातें दिल में रखती है। पर तुमने बहुत अच्छे से उसे समझाया। अलीज़े को अपने पीछे से वक़ार की आवाज़ आई और उसकी आवाज़ सुनते ही वो उठ खड़ी हुई। बच्चों को अगर वक्त पर ना समझाया जाए तो इन बातों का गलत असर भी ले सकते हैं, और ज़ैनब वही ले रही थी और इन सब के बारे में बहुत सोच रही थी। वो बिना पलटे दोनों को खेलते हुए देखकर बोली। वक़ार मज़ीद कुछ बोलता उससे पहले ही वो ज़ैनब और आयान के पास चली गई। वो वहीं तन्हा खड़ा रहा, जैसे ज़िंदगी के इस सफ़र में वो तन्हा थे। उसे अपने अंदर खालीपन सा महसूस हुआ, आसपास अंधेरा सा लगा। कुछ देर बाद वो दोनों को लेकर अंदर चली गई। वो अंदर जाना नहीं चाहता था तो वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? तलहा साहब खाना खाने के बाद वॉक पर निकले। उनकी नज़र गुमसुम बैठे वक़ार पर पड़ी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो उसके पास आकर बैठ गए। वो चौंका था, इतने दिनों में पहली बार वो उसके साथ बैठे थे। बस ऐसे ही। वो हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ का अंगूठा चलाते हुए थके लहजे में बोला, आगे का क्या सोचा है? वो जैसे उससे अगला मरहला सुनना चाहते थे। वक़ार उनका सवाल समझ चुका था कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ज़ैनब डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए सबसे बचने के लिए मैं अलग घर लेने का सोच रहा हूँ। बार बार ज़ैनब के सामने किसी न किसी से मेरी बहस हो जाती है। वो बहुत हसास है, इन सब बातों को सोचती रहती है जो उसके लिए सही नहीं है। ये फैसला वो भी कमरे से करके आया था। तलहा साहब ने उसके जवाब पर उसकी तरफ देखा। दोबारा से भाग रहे हो? वापस से वही गलती कर रहे हो? सिचुएशन से भागकर अगर सब ठीक हो जाए तो हर दूसरा इंसान भाग जाए। वो तल्ख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोले। वक़ार कुछ पल खामोश हुआ। यहाँ पर हालात सही नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं। सब बहुत नफरत करने लगे हैं मुझसे, कोई माफ़ नहीं करेगा। अम्मी, उस्मान, आपी का रवैया तो आप खुद देख चुके हैं और करनी भी चाहिए। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। उसके लहजे में बेबसी और तल्खी थी जिसे तलहा साहब ने महसूस किया। वो काफ़ी परेशान और थका हुआ सा लग रहा था। उनके दिल को कुछ हुआ। वो घर भर का सबसे लाडला बच्चा था। वो जानते थे कि उन्होंने कितनी मुश्किल से उसे अमेरिका पढ़ने भेजा था। वो उन सब से अलग होकर रहना नहीं चाहता था। अब कभी वो सोचते तो उसे वहाँ भेजने का फैसला ही उन्हें गलत लगता था। सब तुमसे मोहब्बत करते हैं और जब नज़दीकी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाए तब ज़ख्म एक दफ़ा हाथ लगाने से तो नहीं भरते ना। ज़ख्मों को भरने के लिए वक्त लगता है। और ये बात अपने दिल से निकाल दो कि कोई तुमसे नफ़रत करता है। जिस दिल में मोहब्बत होती है वहाँ गुस्सा तो हो सकता है पर नफ़रत नहीं। सभी तुम्हारे किए गए फ़ैसलों की वजह से अभी तक गुस्से और दुख में है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसका मुरझाया चेहरा देखकर उसे समझाना चाहा। तो क्या आपके दिल में भी मेरे लिए नफ़रत नहीं है? वक़ार ने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसकी आंखों में डर वाज़े था। तुम मेरे बच्चों जैसे हो और अपने बच्चों के लिए किसी बाप के अंदर नफ़रत नहीं होती। तुमसे जो गलतियाँ हुई उनको सुधारो। वक्त तो सबको, वैसे ही रहने की कोशिश करो जैसे पहले रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तलहा साहब ने उसे समझाया। कोशिश कर रहा हूँ सबको मनाने की, पर सब बेकार लग रहा है। वो अपना सर हाथों पर गिराकर थके लहजे में बोला, अच्छे से मनाओगे तो सब मान जाएंगे और ये तो अच्छी बात है। सब अपने दिल में छुपे गुस्से को निकाल रहे हैं।
एक दफ़ा सबके दिल की भड़ास निकल गई तो आसानी से मामला सुलझ जाएगा, तुम जी जान से लगे रहो। वो हल्का सा मुस्कुरा कर उठ खड़े हुए और वापस अंदर जाने लगे। चाचू, तभी वकार ने पुकारा। उन्होंने पलट कर देखा। शुक्रिया। आगे बढ़ा और उनके गले लगते वो बोला। तलहा साहब की आंखें एकदम गीली हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अलहदा होकर अंदर चले गए। मैं इस घर के हर इंसान को मना लूँगा और मेरा वादा है, जितनी बेवकूफ़ियाँ मैंने की हैं वही आखिरी हैं। सबसे माफ़ी मांग कर अपनी और बाकी सबकी ज़िंदगी को दोबारा पुरसकून कर दूंगा। वो उस आलीशान घर को एक नज़र देखते बोला। बहुत ही अफसोसनाक बात है, इतनी बड़ी कंपनी और 2 नंबर माल इस्तेमाल कर रही है। हमें मुकम्मल न्यूज़ मिली है कि इस कंपनी ने 2 नंबर माल इस्तेमाल किया है। स्क्रीन पर न्यूज़ एंकर बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। सुबह के नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों पर जा रहे थे। जब आगा जान ने न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन किया तो उनकी अपनी कंपनी के बारे में बातें हो रही थी। अशरफ, अशरफ, उस्मान। आगा जान ने टीवी देखते ही उन दोनों को आवाज़ लगाई। उस्मान अपने कमरे से लैपटॉप बैग लिए उनकी पुकार पर चलता टीवी लाउंज पहुंचा। अशरफ साहब भी सफ़ेद कमीज शलवार पर ब्लैक वेस्टकोट पहनते बाहर निकले थे। जी अब्बा, क्या हुआ? वो अपनी घड़ी को कलाई पर बांधते हशमत साहब के पास आए, जो हैरानगी से टीवी पर चल रही खबर को देख रहे थे। खबर को देखते ही उस्मान के माथे पर बल पड़े। ये क्या है और तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? हशमत साहब की आवाज़ में सालों बाद ऐसा गुस्सा सुनाई दिया था। अलीज़े आयान और अहमद को ड्राइव करके साथ स्कूल के लिए रवाना करके वो अंदर आई तो उसकी नज़र सामने टीवी पर पड़ी और फिर उस्मान और अशरफ साहब पर पड़ी। वो जल्दी से उनके करीब आई। दादाजी, मुझे 2 दिन पहले ही मालूम हुआ, मैंने बाबा को बताया था। हम सब समर की न्यू कलेक्शन में मसरूफ़ थे, उसके ऊपर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया और हमारे से गलती हो गई। यही किसी ने फ़ायदा उठाया और लोकल माल से बाकी के सूट तैयार हो गए। पर मैंने काम ही बंद करवा दिया था कल। जिन जिन को माल पहुंचाया सभी से मंगवा भी लिया। ये ज़रूर हमदानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों का काम है। उन्हीं ने ये सब मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन ख़राब करने के लिए किया है। उस्मान का अब दिमाग ख़राब हो रहा था। ये सब कैसे हो सकता था? इस सब से उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। अरूज के कमरे से ज़ैनब को देखता वकार बाहर आया तो सबको यूं परेशानी से टीवी की तरफ देखता, उस्मान की बातें सुनता। वो उनके करीब आया। तो भाई अब क्या होगा? इस तरह तो कोई भी दोबारा हमारे ड्रेसेस नहीं खरीदेगा। अलीज़े काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि मसरूफियत की वजह से वो इस काम पर तवज्जो नहीं दे पाई थी। वकार ने न्यूज़ देखी, वहाँ अभी भी उसी पर बहस हो रही थी। सभी जानते थे कि कुछ ही घंटों में अब ये बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अशरफ साहब अपना माथा मसलते बोले। उस्मान बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। आबदा बेगम और फायजा बेगम शोर सुनकर किचन से बाहर आई। अब क्या होगा? सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल गई, नाम बर्बाद हो गया। अब हमारी कंपनी का नाम भी 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में आ गया। बोलते बोलते हशमत साहब ने टीवी का बटन बंद किया। वो बहुत परेशान दिख रहे थे और होना भी चाहिए था। आखिर को उनकी बनाई कंपनी की आज इतनी बेइज्जती जो हो रही थी, उनका बीपी लो होना शुरू हो गया। वकार खामोशी से सब सुन रहा था और कुछ सोच भी रहा था। तो क्या अब इसका कोई हल नहीं? हाशिम साहब मोबाइल पर यह न्यूज़ सुनकर बाहर आए तो हशमत साहब की बात सुनी। अब क्या हल निकलेगा? सब खत्म हो गया। जब भी काम करो तो पूरी तवज्जो के साथ करना चाहिए। एक को ऊपर रखकर और दूसरे काम को फालतू समझकर उस पर ध्यान ना देना, यही नतीजा होता है। हशमत साहब ने अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछते तीखे लहजे में अशरफ साहब और उस्मान को देखते हुए कहा। उस्मान ने अपनी मुट्ठियां भींची। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था ताकि न्यूज़ रोकी जा सके। कोई फ़ायदा नहीं, अब न्यूज़ नहीं रुकेगी। अब तक तो सोशल मीडिया पर फैल चुकी होगी ये बात। सब खत्म समझो। हाशिम साहब ने उस्मान को कहा। आप सब इतनी सी बात पर यूं परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरे साथ तो ऐसा 2 दफ़ा हो चुका है, फिर भी मेरी कंपनी अच्छी खासी चल रही है। वकार सबके परेशानी से भरे चेहरे को देखता बोला। भाई साहब, तुम बहुत अमीर हो और हम बेचारे गरीब, हमें इन सब की आदत नहीं है। उस्मान तल्ख लहजे में बोला तो वकार नफ़ी में सर हिला गया। इसमें बात अमीरी गरीबी की नहीं है। एक बिजनेसमैन होने के नाते इन सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और एक बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए। इस कंपनी का आज तक का सारा करियर बिल्कुल साफ है और ये पहली दफ़ा हो रहा है। इसे बिना हाइपर हुए समझदारी से हैंडल करें तो काम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही है। वो चलता हुआ उनके सामने आया। क्या मतलब? इसका क्या हल हो सकता है? हशमत साहब को जैसे एक उम्मीद दिखी तो वो फ़ौरन सीधे हो बैठे। वकार हल्का सा मुस्कुराया। जब आप सब परेशान हो रहे थे मैंने हल भी सोच लिया। वो अपनी पैंट की जेबों से हाथ डाल ले
वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुरा कर बोला, हमें तुम्हारी फजूल की सलाहों की ज़रूरत नहीं है, अपने मशवरे अपने पास रखो, हम खुद इस मामले को हल कर लेंगे। उस्मान को उसका यूं बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खामोश हो जाओ उस्मान तुम, और बताओ वकार, बोलो ये सब कैसे सही होगा। हशमत साहब ने उस्मान को डांट कर चुप करवाया। वो अपना गुस्सा दबाता अलीज़े के पास आ खड़ा हुआ। ऐसा हमारी लापरवाही या किसी वर्कर के धोखा देने की वजह से हुआ है? मतलब हो सकता है हमारा वर्कर किसी दूसरी कंपनी के साथ मिला हो और हमारा काम ख़राब कर रहा है, जैसे यहाँ पर कपड़े की क्वालिटी ख़राब हुई। जो होना था उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होती रहेगी। अभी फ़िलहाल हमें इस मामले को ख़त्म करने के लिए मीडिया के सामने ऐसा कहना होगा कि ये सब एक फ़ेक न्यूज़ है, हमारे ओपोनेंट्स ने फैलाई है। उनके पास सबूत तो है नहीं जो हमें गलत साबित कर सके। और उसके साथ ही अपने समर कलेक्शन के साथ फैंसी ड्रेस जो हर साल आप बनाते हो, उसके आर्टिकल्स की तस्वीर पहले रिलीज़ कर दें और बोलें कि हम तो इस पर काम कर रहे थे, तो ऐसी गलत न्यूज़ तो छप सकती है। 2 मिनट बाद ही देखिएगा जो आपके मुखालफत में बोल रहे हैं ना, आपके साथ होंगे। वकार ने 2 मिनट के अंदर ही सारे मसले का हल निकाल दिया। सभी को उसका मशवरा बहुत पसंद आया, लेकिन इस दफ़ा समर कलेक्शन के ज़्यादा आर्टिकल बनाने की वजह से अभी तक नए फैंसी ड्रेस आर्टिकल की तो तैयारी ही नहीं की। अशरफ साहब को जैसे कुछ याद आया। व्हाट बाबा, आप इसकी बात मानेंगे? इतना बकवास प्लान है, इस तरह कोई चुप नहीं होगा। उस्मान को उनकी बात पर गुस्सा आया। ताया जी, मेरी कंपनी जिस आर्टिकल पर काम कर रही है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ, वो मुकम्मल तैयार है। उनकी तस्वीरें मैं मंगवा सकता हूँ, मैं वो वहाँ रिलीज़ नहीं करूँगा। आप लोग उस आर्टिकल को यहाँ रिलीज़ कर दें। 10 ड्रेसेज हैं। वकार ने जैसे उनकी उस परेशानी का भी हल निकाल लिया। अशरफ साहब ने हैरानगी से उसे देखा। वो कैसे आसानी से अपने इतने महीनों की मेहनत उन्हें दे रहा था। बिल्कुल भी नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। उस्मान को ये सब बेकार लगा। उस्मान, तुम्हें मुझसे जो भी नाराज़गी है उसे एक तरफ रख कर अभी फ़िलहाल कंपनी का सोचो, ये बुरा आइडिया नहीं है। वकार ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें इस सब से वहाँ मतलब तुम्हारी कंपनी में तकलीफ़ तो नहीं होगी? हशमत साहब ने पूछा। वकार उनकी बात पर मुस्कुराया। अब वो क्या बताता, ये सब करने पर वो वहाँ अपना काम वक्त पर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान होगा। मगर अभी उसे फ़िलहाल इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाना था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था ये सब इतना भी आसान नहीं था। अगर लोगों का माइंड दूसरी तरफ ना लगा तो नुकसान काफ़ी हो सकता है। नहीं होगा, मेरे पास ड्रेसेस के 20 डिज़ाइन थे, 10 यहाँ आ जाएंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत ही आम से लहजे में झूठ बोल रहा था, जैसे सच में उसे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। अलीज़े ने उसकी तरफ देखा। तभी वकार की नज़र उस पर पड़ी। जिस तरह से वो देख रही थी, वकार ने फ़ौरन नज़रें चुराई, मानो उसे पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहा है। तो ठीक है, तुम तस्वीरें मंगवाओ, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, उसके बाद इस पर काम शुरू करो। और दूसरी बात, जब तक ये फैंसी ड्रेस का काम पूरा होकर मार्केट में ड्रेसेस नहीं आ जाते, तब तक वकार तुम इस सब काम को देखोगे। तो कल से ऑफिस भी जाना शुरू करो। हशमत साहब अपनी जगह से खड़े होकर बोले। सब ने हैरानगी से हशमत साहब को देखा। दादा जान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूँगा। उस्मान को उनकी बात हज़म ही ना हुई बिल्कुल। जो मैंने कह दिया वही आखिरी बात है, जाओ अब ऑफिस। हशमत साहब ने गुस्से से उस्मान को कहा। वो दांत पीसता एक घूरी वकार पर डालता बाहर चला गया। अशरफ साहब भी ऑफिस के लिए निकल गए। वकार गार्डन में आकर आहद से फ़ोन पर बात करने लगा, उसे सब समझाने लगा। वकार यार, फिर हम क्या करेंगे? आहद उसकी बात समझ तो गया, पर यहाँ की भी फिक्र थी। हम इस दफ़ा कोई ड्रेस नहीं निकालेंगे, समर कलेक्शन ही निकालो बस, वकार ने फ़ौरन कहा। तुम जानते हो इससे कितना नुकसान हो सकता है? आहद को उसकी बातें अजीब लगीं। यार, अब नुकसान किसको दिखेगा? यहाँ अगर मेरी इतनी सी कुर्बानी से कोई एक भी माफ़ कर दे तो मैं ज़्यादा खुश हूँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। आहद ने उसकी बात समझ ली और कुछ देर बात करने के बाद कॉल काट दी। वकार उसकी मेल का इंतज़ार करने लगा। अलीज़े गार्डन में आई, वो उसे ही ढूंढ रही थी। चलती ही वकार के पास आई। आपने झूठ क्यों बोला कि इस सब की वजह से आपका नुकसान नहीं होगा? मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। 20 आर्टिकल कोई नहीं बनाता, ये बहुत मुश्किल है। 10 ही बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? उसके चेहरे पर वाज़ेह गुस्सा था। वकार को महसूस हो गया अब मज़ीद झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम इतना क्यों सोच रही हो? सब ठीक है। देख नहीं रही, मुझे दादा जान ने ऑफिस जाने का कहा, मतलब अब मैं और ज़्यादा दिन यहाँ इस घर में रह सकता हूँ।
وہ مسکرا کر بولا، اور علیزے کو لگا آج شاید اس نے سالوں بعد اسے یوں مسکراتے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی چمکتی آنکھیں بھی دکھ رہی تھیں، جن میں وہ ہمیشہ خود کو ڈوبتا پاتی تھی، اور آج بھی وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اس نے نظریں چرائیں۔ اس کا نظریں چرانا وقار نے اچھے سے محسوس کیا۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی، بلا وجہ ہماری وجہ سے ایک کمپنی کو نقصان ہوگا۔ خیر مجھے کیا، اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ میری کمپنی کا اتنا نہ سوچو، میری وجہ سے اس گھر میں رہنے والے ہر شخص نے بہت جھیلا ہے، تو اگر میری چھوٹی سی قربانی سے تھوڑی سی خوشی مل سکتی ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی۔ وہ گہرا سانس لے کر پرسکون ہوتے بولا، اچھی بات ہے، کریں سب کو خوش۔ اگر ایسا کرنے سے آپ کے ضمیر میں چھپے پچھتاوے کو تھوڑی سی بھی راحت ملتی ہے تو اس سے بہتر واقعی کچھ نہیں ہے۔ علیزے طنزیہ انداز میں بولتی بنا اس کا جواب سنے پلٹ گئی۔ میڈم کو اچھے سے کاؤنٹر جواب دینا آ گیا ہے، انٹرسٹنگ۔ وہ اس کے یوں طنز مارنے پر ہنسا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا، جب پہلے وہ اس سے ملتا تھا تو وہ ایک ڈری سہمی چپ چاپ سی لڑکی تھی، اور آج وہ کانفیڈنٹ لڑکی بن چکی تھی جو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ کیسے کسی کو چپ کروانا ہے۔